नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 11th लेसन पढ़ रहे थे, जंतुओं और पादप में परिवहन। बच्चों, कल हमने इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार से ब्लड हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, किस प्रकार से हृदय से वाहिनियाँ, धमनियाँ और शिराएँ जो है रक्त को लाती है और ले जाती हैं। पूरा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कल अध्ययन किया था। आज हम बच्चों उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन क्या है और किस प्रकार से हम अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और पादपों में विभिन्न खाद्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों, सभी सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, है ना। प्रश्न आता है कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो हम क्या है? सजीव हैं। सभी सजीवों की कोशिकाओं के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो सभी अंग होते हैं, वो मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं और इस पूरे तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो अब हम चलेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन इनके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो, रक्त के अंदर कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना जरूरी है। तो रक्त को छानने की व्यवस्था, छानने का कार्य कौन करता है? रक्त को छानने का कार्य किडनी करती है। जो वृक्क होते हैं हमारे शरीर के अंदर, किडनीज जो होती है, ये क्या करती है? रक्त को छानने का कार्य करती है। अब देखो बच्चों, ये हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। देखो, इसके अंदर 2 किडनीज होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको छानने का कार्य ये दोनों किडनीज करती है। ये 2 किडनीज हैं, इनको हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं। अब ये जो किडनीज होती है, इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, वो ही क्या करती है? रक्त को छानने का कार्य करती है। सबसे पहले रक्त जो होता है वाहिनियों के द्वारा किसके अंदर पहुंचता है? किडनीज में पहुंचता है ना। अब किडनीज के अंदर पहुंच जाता है। अब इसमें से क्या होता है? उपयोगी और हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, उनका तो अवशोषण कर लिया जाता है ना। और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे मूत्र के रूप में जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको पृथक करके और हटा दिया जाता है। और फिर यहाँ से ये किडनीज जो होती है, मूत्रवाहिनियों से जुड़ी होती है। देखो, ये 2 मूत्रवाहिनियाँ हैं, दोनों किडनीज जो है मूत्रवाहिनी से जुड़ी हुई है। अब यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जो होते हैं, वो मूत्रवाहिनी से होकर के आते हैं, मूत्रवाहिनी से होकर आते हैं। अब मूत्रवाहिनी जो होती है, ये नीचे मूत्राशय के अंदर खुलती है। देखिए, ये हमारा मूत्राशय है ना। तो ये मूत्रवाहिनियाँ हैं, दोनों मूत्रवाहिनियाँ किस में आकर खुल रही है? मूत्राशय में खुल रही है ना। तो किडनीज इस प्रकार से कार्य करती है ना। मूत्राशय जो होता है, ये एक पेशीय नली से जुड़ा होता है। ये पेशीय नली है, जिसको ये पेशीय नली मूत्रमार्ग कहलाती है। और मूत्रमार्ग का जो दूसरा सिरा होता है, वो खुला होता है, जिसे हम मूत्ररंध्र कहते हैं। और इस मूत्ररंध्र की सहायता से ही विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। तो एक बार पुनः देखिए बच्चों, कि अभी हमने देखा कि हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है, ये हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र है। इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमने देखा कि 2 किडनीज होती हैं। ये 2 किडनीज होती है, 2 वृक्क होते हैं। ये वृक्क जो होते हैं मूत्रवाहिनियों से जुड़े होते हैं। इन किडनीज के अंदर जो है जो कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिकाएं जो होती है, रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण कर लेती है। और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो मूत्रवाहिनी की सहायता से होकर के और मूत्राशय में जाते हैं। मूत्राशय जो है एक हम कह सकते हैं कि मूत्राशय जो होता है, एक पेशीय नली के द्वारा जुड़ा होता है और इसे मूत्रमार्ग कहते हैं। और मूत्रमार्ग जो होता है, मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा जो होता है, वो खुला हुआ होता है, जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं। और इसी से अपशिष्ट पदार्थों को जो है वो बाहर की ओर उत्सर्जन किया जाता है। इस प्रकार से हमारा उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। अब देखिए बच्चों, कोई भी वयस्क व्यक्ति की यदि हम बात करें, तो सामान्यतः 24 घंटे के अंदर वो 1 लीटर या फिर 1.8 लीटर मूत्र जो है वो करता है ना, नॉर्मल व्यक्ति। और मूत्र में 95% जल होता है और इसके अंदर 2.5% यूरिया होती है और 2.5% ही इसके अंदर जो है अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं।
अब समझ में आ गया कि हमारा मूत्र का संगठन किस प्रकार का है, मूत्र में क्या क्या चीज़ें कितने कितने प्रतिशत होती है ना। अब देखो हम ये देख सकते हैं कि गर्मियों के समय में हमें अधिक पसीना आता है। अब उस समय पसीने के अंदर क्या होते हैं, जल और लवण होते हैं, है ना। और गर्मियों के दिनों में ही जो है हमें पसीने के कारण कपड़ों में जो है सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि पसीने के साथ साथ जल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के लवणों का भी उत्सर्जन होता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पसीने के द्वारा जल और लवण का उत्सर्जन होता है, और ये जो लवण होते हैं इसी के कारण कपड़ों पर जो है सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, है ना। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं इनके अंदर पानी ज़्यादा ठंडा होता है ना। क्यों ठंडा क्यों होता है, क्योंकि घड़ों के अंदर जो है वो छिद्र पाए जाते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जब कुम्हार जो होता है जब मटके बनाता है तो उसके अंदर जो है वो घोड़े की लीद मिलाता है, तो जिसके कारण जब उसको पकाता है तो ये लीद जो होती है जल जाती है, जिसके कारण उसमें छिद्र हो जाते हैं बारी बारी, और इन छिद्रों के कारण रिसिस कर पानी बाहर निकलता है, और जिसके कारण वो पानी वाष्पित होता है और घड़े के अंदर शेष बचा पानी जो होता है इससे ठंडा हो जाता है ना। तो पानी ठंडा रहता है इसी कारण घड़े का। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमें पसीना आता है तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है ना। पसीना आने से हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहता है ना। और हमारे शरीर पर भी जो है छिद्र पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है इन रंध्रों से ही पसीने के द्वारा जल और लवण जो है वो वाष्पित होकर उत्सर्जित होते रहते हैं, और जिससे हमारे शरीर को ठंडक भी मिलती रहती है ना। अब देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की किडनीज जो होती है, अभी हमने रक्त के बारे में पढ़ा था, किडनीज के बारे में पढ़ा था, तो ये किडनीज जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। तो जब किडनीज काम करना बंद कर देती है तो इसका मतलब ये है कि वो रक्त को छानना बंद कर देगी, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना बंद कर देगी। तो जब अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना बंद कर देती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है ना, ज़्यादा समय तक वो जीवित नहीं रह पाता। और यदि हम उसको आर्टिफिशियल किडनीज जो है आर्टिफिशियल किडनीज लगा दें, तो आर्टिफिशियल किडनीज लगाने पर क्या होता है कि इससे ब्लड जो होगा वो नियमित रूप से चलता रहेगा, है ना। उसमें से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता रहेगा और उत्सर्जन होगा, जिसके कारण उसके जीवन काल में वृद्धि की जा सकती है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, या तो हिंदी में अपमोहन कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको डायलिसिस कहते हैं, है ना। तो जब किडनीज खराब हो जाती है तो डायलिसिस पे रखा जाता है ना। कृत्रिम किडनी के द्वारा जो है वो रक्त का छानने का प्रोसेस किया जाता है। पूरा शरीर का, बॉडी का जो है वो रक्त का जो है वो छनता है और इससे प्यूरिफाई होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस करना कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली ये जानना चाहती है कि क्या सभी जीव जंतु जो है मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, क्या नहीं। देखो, जैसे हम कह सकते हैं कि मछलियाँ हैं, जलीय जंतु है, इनकी कोशिका जो होती है वो अपशिष्ट उत्पादों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करती है ना, जो सीधी जल के अंदर घुल जाती है। या फिर पक्षी जो है, छिपकली है, सांप है, ये जंतु जो होते हैं वो सेमी सॉलिड जो है वो उत्सर्जन करते हैं, हम कह सकते हैं, है ना। इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड के रूप में जो है ये अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो यूरिया भी है और यूरिक एसिड भी है। हम तो यूरिया और यूरिक एसिड दोनों के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो अलग अलग जीव जंतु जो होते हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। कोई गैसेस निकालता है, कोई लिक्विड के रूप में यूरिया निकालता है, कोई यूरिक एसिड निकालता है ना। तो सभी के उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन किसे कहते हैं, और किन किन जंतुओं में किन किन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।